पहलगाम अटैक के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में चौकसी बढ़ा दी गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर्मी और बीएसएफ को अलर्ट मोड पे रख दिया गया है। मैं इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में हूं और आप देख सकते हैं किस तरीके से चौकसी बरत रही है बीएसएफ, जगह जगह पे तैनात है। ये वो एरियाज हैं जहां से इन्फिल्ट्रेशन की भी कोशिशें होती हैं। इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स को विफल करने के लिए जगह जगह पे फॉरेस्ट एरियाज में आर्मी पहले से ही लगी है फ्रंट लाइन पे और उसके साथ साथ बीएसएफ की लगातार निगरानी कर रही है। आप देख सकते हैं इस पूरे एरिया में जगह जगह पर जहां पर भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि कहीं से भी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हो सकती है, उन दर्रों पे बीएसएफ को भी तैनात किया गया है, इंडियन आर्मी को भी तैनात किया गया है। एक तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जबरदस्त तनाव है और दूसरी तरफ से पूरी नजर आर्मी और बीएसएफ की इन जंगलों पर है जहां से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती है, क्योंकि जब सीज फायर वायलेशन होती है, आर पार की फायरिंग होती है, तो इन्फिल्ट्रेशन की भी कोशिशें होती हैं। तो पूरी तरह से यहाँ पे तैनात है इंडियन आर्मी भी और बीएसएफ भी, क्योंकि इंडियन आर्मी और बीएसएफ की तैनाती लाइन ऑफ कंट्रोल पर जगह जगह पर है और यही वजह है कि आप देख सकते हैं किस तरीके से हर एरिया को मॉनिटर किया जा रहा है। यानी ये जो बीएसएफ के जवान है इनकी नजर इस वाले पूरे एरिया पर है, ये जो बीएसएफ के जवान है इनकी नजर इस पूरे एरिया पे है और नजर रखी जा रही है कि कहीं से कोई इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश तो ना करे। कहीं से भी अगर मूवमेंट ऑब्जर्व की जाती है तो फौरन इस पूरे एरिया को कॉर्डन में लिया जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बीएसएफ के जवान हैं और इनकी नजर इस पूरे एरिया पर है। इसी तरीके से जहां जहां से भी एलओसी के एरियाज हैं, फॉरेस्ट एरियाज हैं, थोड़ा सा घना जंगल है, वहां पर इसी तरीके की तैनाती कर दी गई है, इसी तरीके की अलर्टनेस बरती जाती है। तो ये कहा जा सकता है कि पूरे जम्मू कश्मीर में चाहे वो आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, पुलिस हो, एसएसबी हो, उनको अलर्ट मोड पे रख दिया गया है। और जिस तरीके से समझा जा रहा है कि भारत की तरफ से कभी भी एक जवाब दिया जा सकता है, भारत की तरफ से कभी भी पाकिस्तान पे अटैक किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान खुद जानता है कि कभी भी भारत की तरफ से अटैक किया जा सकता है। वहां पर खुद डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि 2-4 दिनों में इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पे एक जोरदार हमला किया जा सकता है। क्या हमला होगा, कहां पे होगा, किस तरीके से होगा, किसी को नहीं मालूम, लेकिन सरहदों पे बहुत ज्यादा तनाव है, एलओसी के इर्द गिर्द तनाव है। ये जो आप टनल देख रहे हैं ये ना ही रोड की टनल है और ना ही ये रेलवे टनल है। मैं आपको बता दूं ये पानी की टनल है। आप सोच रहे होंगे पानी की टनल कैसे हो सकती है, और वो भी इन पहाड़ों के नीचे। जिस तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया और लोग जानना चाहते हैं कि कहां ले जाया जा सकता है पानी, किस तरीके से पानी को मोड़ा जा सकता है। यहां से दरियाई जहलिम का पानी बहता था इस पहाड़ के दामन से। दरियाई जहलिम तो बहुत दूर है, लेकिन एक जमाना था यहां से पानी बहता था। जी हां, 1902 में यहां पे एक पावर प्रोजेक्ट बनाया गया था, क्योंकि दरियाई जहलिम के पानी को मोड़ा गया था। और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा यहां पे किस तरीके की टनल्स बनी थी। मैं विजय को कहूं थोड़ा सा जल्दी आ जाए, हालांकि बहुत लंबी ये टनल है, अंडरग्राउंड टनल है और ये 1902 में तामीर की गई है। 1902 से पहले, क्योंकि 1902 में पावर प्रोजेक्ट चल रहा था। 9 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट जो है वो यहां पे बनाया गया था और ये आप टनल देख सकते हैं। और तब ये पावर प्रोजेक्ट साउथ एशिया के पहले पावर प्रोजेक्ट्स में था। ये पावर प्रोजेक्ट बनने के बाद ही कश्मीर को पहली बार, इस खासतौर से नॉर्थ कश्मीर को बिजली मिली। और ये तब बनाया था मेजर एलन ने, जो इंजीनियर थे, कनाडा में बॉर्न हुए थे, और उसके बाद ये पूरा पावर प्रोजेक्ट बनाया गया था। और ये टनल आप देख सकते हैं। कोशिश करूंगा मैं थोड़ा आगे चलने की, क्योंकि काफी सारे लोग जानना चाहते हैं कि किस तरीके से दरिया जहलिम के पानी को मोड़ा जा सकता है। और अगर दरिया जहलिम के पानी को इसी तरीके से जगह जगह पे मोड़ा गया तो बहुत ज्यादा बिजली जनरेट हो सकती है, जो अभी मुमकिन नहीं था, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत कहीं पर भी दरियाई जहलिम के पानी को ना मोड़ा जा सकता था और ना ही उसे डाइवर्ट किया जा सकता था। लेकिन अगर इस तरीके की टनल्स बनाई गई, दरिया जहलिम के पानी को हाई अल्टीट्यूड पे इन करके लो अल्टीट्यूड पे एग्जिट करके वहां पर बहुत बड़े बड़े टरबाइन चलाए जा सकते हैं। तो ये जो पावर प्रोजेक्ट है ये साउथ एशिया के पहले पावर प्रोजेक्ट्स में से एक था। पहले इसकी कैपेसिटी 9 मेगावाट की थी। तब 9 मेगावाट बहुत होता था और पूरा कश्मीर उससे बिजली हासिल करता था। और जो कश्मीर के सिल्क फैक्ट्री थी, यानी जो श्रीनगर की सिल्क फैक्ट्री थी, वो इसी बिजली से चलती थी। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा ये प्रोजेक्ट। और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, विजय को कहूंगा थोड़ा सा जल्दी चले। ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं ये पीर पंचाल फॉरेस्ट रेंज है और उसके दामन पे ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये लकड़ी के लॉग्स, यहाँ पे बिल्कुल लकड़ी से चैनल बनी थी पूरा। और उसके बाद जहां जहां पे भी पॉसिबल हो गया तो उसमें अंडरग्राउंड टनल्स बनाई गई।
और लकड़ी की दीवारें खड़ी की कर दी गई थी। हालांकि ये काफ़ी डैमेज हुआ है और काफ़ी यहाँ पे फिर बाढ़ भी आई कई जगहों पे, तो उसकी वजह से पहले ये डैमेज हो गया। फिर 3.25 मेगावाट इसकी कैपेसिटी रही, लेकिन देखते ही देखते ये पूरा जो है चैनल या कनाल जिसे आप कहें, ये पूरी तरह से तबाह हुई है। लेकिन अब अगर इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया गया तो इस तरीके से पानी को जगह जगह पे मोड़ा जा सकता है और उससे बिजली जनरेट हो सकती है, जिससे जम्मू कश्मीर को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। यही वजह है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला खुद कहते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिला, यानी जम्मू कश्मीर को कोई फ़ायदा नहीं मिला बल्कि नुकसान ही हुआ, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जहलम के पानी को कहीं ना मोड़ा जा सकता, ना डैम बनाए जा सकते, बल्कि रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए, चाहे वो उड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट हो, क्योंकि जो पूरा रिवर बहता है उसके आगे गेट लगाया जाता है। पानी की सतह जब ऊपर चली जाती है फिर स्पिल ओवर हो जाता है और उसके बाद बिजली जनरेट की जाती है। लेकिन अगर इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया गया तो उसके बाद सरकार की मर्जी है कि कहाँ से पानी को मोड़ा जाए, कहाँ कहाँ पे पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं, यानी कहीं से भी पानी को मोड़ा जा सकता है। हालांकि बाद में रिलीज तो करना पड़ेगा पानी को, लेकिन जब पानी का बहाव कम होगा तब अगर पानी को जगह जगह पे रोका गया तो कई दिनों तक लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार पानी क्रॉस नहीं करेगा, वहाँ के खेतों को नुकसान होगा और जितने भी वहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे बिजली ना के बराबर हो जाएगी।